हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, वेलकम ऑल ऑफ यू एट मोशन ऑनलाइन। और मैं हूँ आपकी रसायन विज्ञान की अध्यापिका क्रीना। और कार्बनिक रसायन में अभी तक हम 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं। अगर मैं 3 चैप्टर्स की बात करूं तो हमने हेलो एल्केन, हेलो एरीन, उसके बाद अल्कोहल, फिनोल ईथर और एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल को बहुत ही डिटेल में पढ़ा। अब हम कार्बनिक रसायन के चौथे चैप्टर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे विद अ फ्रेश न्यू टॉपिक जिसका नाम है एमीन। क्लियर? एमीन को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपकी जो कार्बनिक रसायन है उसमें हम टोटल 7 चैप्टर्स पढ़ेंगे। तो जो हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जहां तक हम कह सकते हैं कि कार्बनिक रसायन में जहां हमको नाम पद्धति, संरचना, रासायनिक अभिक्रियाएं, भौतिक गुणधर्म, वो सब जो हमें पढ़ना होता है वो हम इस चैप्टर में लास्ट पढ़ेंगे। उसके बाद के जो हम 3 चैप्टर्स कवर करेंगे उनमें ऐसा कुछ नहीं होगा। उसमें जो भी चीजें होंगी वो सब याद रखने की चीजें हैं और वो तीनों चैप्टर्स आपके बहुत ही आसान होने वाले हैं। तो हम ये कहेंगे कि हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें हमको नाम पद्धति, संरचना, रासायनिक, भौतिक गुणों के बारे में जो अध्ययन हम करते हैं वो हम सिर्फ अब इस लास्ट चैप्टर में करेंगे। तो अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये आपका 4th चैप्टर है, लेकिन अगर मैं एनसीईआरटी के हिसाब से बात करूं तो ये आपका एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 13 है। क्लियर? नाम है एमीन, ठीक है। इंग्लिश में इसकी स्पेलिंग होती है AMINES। कभी इसको एमीन पढ़ा जाता है, कभी कभी हम इसको अमीन भी पढ़ते हैं, ठीक है। अब जैसा कि मैं आपको हर लेक्चर में बताती हूँ कि हम जब भी कोई चैप्टर स्टार्ट करते हैं ना, तो हम कैसे स्टार्ट करते हैं? हम सबसे पहले उसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। इंट्रोडक्शन मतलब कि जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उसके नाम का क्या मतलब है। उसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं उसकी नाम पद्धति की। नाम पद्धति का मतलब होता है उसका नामकरण, मतलब IUPAC ने और कॉमन नेमिंग ने, सामान्य नाम ने उसको क्या नाम दिया। तीसरा जो हम स्टेप आगे बढ़ते हैं, हम बढ़ते हैं उसके वर्गीकरण की तरफ। चौथी बात हम करते हैं उनको बनाने की विधियां। 5वीं बात होती है हमारे उसके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म। क्लियर? अब ये जो चैप्टर है आपका एमीन, इसमें हम 2 इंपॉर्टेंट मुद्दों पे बात करने वाले हैं, ठीक है। अब वो 2 इंपॉर्टेंट मुद्दे क्या हैं? एक तो बच्चों हम बात करेंगे एमीन की और दूसरी हम बात करेंगे यहाँ पर डायअज़ोनियम लवण की, ठीक है। इन दोनों टॉपिक को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। पहला हो गया आपका अमीन, दूसरा हो गया आपका डायअज़ोनियम सॉल्ट या फिर आप बोल सकते हो डायअज़ोनियम लवण। क्लियर? इन 2 टॉपिक्स पे हम बात करेंगे। तो एमीन को और डायअज़ोनियम लवण को कैसे बनाया जाता है, कैसे ये रासायनिक अभिक्रिया शो करते हैं और क्या क्या इनके दैनिक जीवन में उपयोग है, हम इस चैप्टर में बात करेंगे। क्लियर इतना? चलिए, अब चैप्टर का नाम है एमीन, ठीक है। कुछ हमें ऐसा सुना हुआ लग रहा है कि ये एमीन नाम अमोनिया से लिया हुआ है। सब बच्चों को पता है कि अमोनिया जो आपका होता है, अमोनिया, इसका जनरल सूत्र होता है NH3। क्या होता है? NH3। NH3 को आप अमोनिया कहते हो और आपने 11th क्लास में या फिर 10th क्लास में भी सुना होगा कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की जब आप अभिक्रिया करवाते हो तो आपका अमोनिया बनता है और इस प्रोसेस को, इस अभिक्रिया को हम कहते हैं हैबर्स प्रोसेस। क्लियर? तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलके आपके अमोनिया बनाते हैं। तो ये अमोनिया नाम से ही आपका एमीन का निर्माण हुआ है। कुछ कुछ सेम लग रहा है अमोनिया और एमीन की स्पेलिंग, और बोल भी रहे हैं तो हम अमोनिया, अमीन एक जैसा साउंड कर रहा है। तो इसका मतलब एकदम क्लियर है कि इस अमोनिया से ही अमीन निकला है और अमोनिया का मतलब हुआ कंपाउंड जिनमें नाइट्रोजन हो। तो बच्चों, इस पूरे चैप्टर में अब हम जो बात करेंगे ना, हम कोई बात अल्कोहल, फिनोल ईथर की नहीं करेंगे, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्लों की नहीं करेंगे। हम जितनी भी बातें करेंगे उसमें सबसे ज्यादा जो प्रयोग में मैं लूंगी वो मैं नाइट्रोजन को ही लूंगी। मैं किसकी बात करूंगी? नाइट्रोजन की बात करूंगी, ठीक है। तो ये अमीन जो है इसका मतलब हम पूरी नाइट्रोजन की फैमिली की बात करेंगे। क्लियर इतना? चलिए, अब
NH3 होता है आपका अमोनिया। क्लियर इतना? ठीक है। अगर मैंने इस अमोनिया में अगर कोई एक हाइड्रोजन को हटाकर मैंने यहां पर कोई कार्बन का मेंबर लगा दिया, देखिए कैसे करेंगे। हमने बोला कि जो NH3 है वो हमारा अमोनिया का सूत्र है, ठीक है। ये हमारा अमोनिया का सूत्र है। अब क्या बात कर रहे हैं हम ये बात कर रहे हैं कि अगर मैंने NH3 को लिखा तो ये मेरा NH3 है। क्लियर इतना? इस NH3 में से मैंने 3 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन को हटा दिया और उसकी जगह पे मैंने कोई ऐसा ग्रुप लगाया जिसमें कार्बन हो। तो जिस फैमिली में कार्बन ग्रुप होता है उसको हम R से लिखते हैं, और मैंने आपको बहुत बार बताया है कि R का मतलब होता है एल्किल समूह। क्लियर? चलिए, तो हम कर क्या रहे हैं, देखिए यहां पर मैंने बोला एक हाइड्रोजन को यहां से हटा दो, ठीक है। इस हाइड्रोजन को हटाने के बाद यहां पर किसको लगा दो? R को लगा दो। R का क्या मतलब होता है? R का मतलब होता है एल्किल ग्रुप। इस एल्किल ग्रुप में आपका कार्बन का कोई भी चेन आ सकती है, वो आपका मीथेन भी हो सकता है, इथेन भी हो सकता है, प्रोपेन भी हो सकता है। तो R का मतलब हो गया जनरल एल्किल ग्रुप। क्लियर इतना? चलिए, तो हमने क्या किया, हमने बोला कि हमने यहाँ पर एक H को हटा के यहाँ पर R लगा दिया। क्लियर? तो अब ये क्या बन गया? ये बन गया आपका RNH2, और ये RNH2 और कुछ नहीं, ये होता है आपका अमीन। क्या बोलते हैं इसको? अमीन कहते हैं। तो नाम से क्लियर है कि अमोनिया एक वर्ड है, उस अमोनिया में फॉर्मूला होता है NH3। उस NH3 में से मैंने एक H को हटा दिया तो बच गया मेरे पास NH2, और जहां से मैंने H को हटाया वहां मैंने क्या लगा दिया, वहां पे मैंने एक R को लगा दिया। R का मतलब एल्किल समूह, कोई भी कार्बन का ग्रुप। तो ये क्या बने? ये आपके बने एमिन। इतना क्लियर? अब बच्चों नाम हम ले रहे हैं एमिन एमिन एमिन। तो ये तो हमें पता चला कि एमिन आपके अमोनिया के साथ मिले हुए, एल्किल ग्रुप के साथ मिले हुए, दोनों के योग से बने हुए एक योगज है, ठीक है। लेकिन इस अमोनिया का हमारे दैनिक जीवन में कहां कहां पर उपयोग है? हम अमोनिया या एमिन की जब बात करते हैं तो आपके आसपास अगर आप बात करोगे प्रोटीन्स की, अगर आप बात करोगे विटामिन की, अगर आप बात करोगे आपकी बॉडी में प्रेजेंट हार्मोन्स की, तो उन सब में एमिन है, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे कि बहुत सारे योगज, बहुत सारे रंजक और बहुत सारे अभिकर्मकों के रूप में भी ये आपका एमिन प्रयोग में लिया जाता है। तो पहला उपयोग क्या बताया मैंने इसका? हमारे दैनिक जीवन में अगर हम उपयोगों की चर्चा करें तो ये एमिन कहां कहां पर है? ये एमिन है आपके प्रोटीन में, ये एमिन है आपके विटामिन में, और यही एमिन है आपके हार्मोन्स में। हार्मोन्स वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो आपकी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस को करते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका पहला उपयोग। दूसरे उपयोग की चर्चा करें तो एमिन का दूसरा उपयोग कहां पर है? मैंने आपको बताया कि ये आपका दैनिक जीवन में या फिर आपके औद्योगिक जगत में किस किस का काम करता है? ये आपके योगज का काम करता है, ये रंजक का काम करता है, एवं ये किसका काम करता है? ये आपके अभिकर्मक का काम करता है। क्लियर? चलिए, तीसरे प्रयोग की मैं बात करूं तो इस एमिन का तीसरा प्रयोग कहां पर है? बच्चों कई बार क्या होता है कि रक्तचाप को बढ़ाने के लिए, आप देखोगे रक्तचाप को बढ़ाने के लिए हमारे दैनिक जीवन में चिकित्सा के क्षेत्र में दो आपके केमिकल प्रयोग में लिए जाते हैं। उन दोनों ही केमिकल में अमीन होता है। उन दोनों केमिकल के आपके नाम क्या होते हैं? तो यहाँ पर हमारे पास में दो केमिकल्स ऐसे हैं, एक का नाम होता है एड्रेनालिन। क्या नाम होता है? एड्रेनालिन। और दूसरे का नाम होता है इफेड्रिन। नाम बच्चों आपको ध्यान रखना है। ये दोनों जो मैंने केमिकल लिखे हैं, पहला केमिकल है आपका एड्रेनालिन और दूसरा मैंने लिखा है इफेड्रिन। इन दोनों में ही आपके
जो अमीन है उनका प्राथमिक रूप जो है वो मौजूद है। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अमीन हम किसको कहेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। और ये दोनों ही क्या करते हैं, रक्तचाप को बढ़ाने का काम करते हैं, जिसको हम कहते हैं कि हमारे मेडिकल साइंस में अगर हमको ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करना है तो हम इन दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। तो इन दोनों का क्या प्रयोग है, रक्तचाप को बढ़ाने का काम करते हैं। क्लियर इतना? अब आगे मैं बात करूं तो आपका एक ऐसा अमीन भी है जो आप दंत चिकित्सा में काम लेते हो एज एन एनेस्थेसिया। एनेस्थीसिया का मतलब जिसको हम निश्चेतक के रूप में काम करते हैं। एनेस्थीसिया वो होता है कि जब हम कोई भी सर्जरी या कोई भी ऑपरेशन करते हैं तो वो हमारे किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गन को सुन्न करने का काम करता है। तो हम बोलते हैं कि दंत चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में यहां पर काम लिया जाता है नोवोलिन। क्लियर? तो इसका प्रयोग कहां पर है, दंत चिकित्सा में। और दंत चिकित्सा में ये कहां पर काम आता है, ये आपका निश्चेतक के रूप में प्रयोग होता है। क्लियर? एक और आपका अमीन है, इसका नाम है बेनेड्रिल। ये भी आपका चिकित्सा क्षेत्र में प्रयोग में लिया जाता है। तो आप देखोगे कि आपके जितने भी अमीन हैं ज्यादातर उनका प्रयोग चिकित्सा के क्षेत्र में है। जैसा हम पिछले चैप्टर्स में पढ़ते थे, जो भी चीजें हम पढ़ते थे उनका औद्योगिक जगत में बहुत महत्व था, इन सब का चिकित्सा के क्षेत्र में बहुमूल्य प्रयोग है। और आप ये देखोगे कि इन सब में क्या पाया जाता है, इन सब में अमीन पाया जाता है। इनके अलावा जो मैंने बोला आपको डायअज़ोनियम लवण, जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, वो भी बहुत ही प्रयोगशाली हैं। कहाँ पर, चिकित्सा जगत में। क्लियर? तो ये आपके अमीन्स हैं कुछ, जो कि आपके योगज, रंजक या फिर आप बोलोगे प्रोटीन, विटामिन और हार्मोन्स में पाए जाते हैं। क्लियर? अब बच्चों बात करते हैं हम अमोनिया के बारे में और डिटेल में। मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको ये बोला कि अगर आपने अमोनिया में से एक H को हटा के आपने उसकी जगह पे कोई एल्काइल या फिर एराइल ग्रुप प्रतिस्थापित किया तो आपके अमीन बनते हैं। तो यहां पर अमीन की परिभाषा क्या हुई, हम बोलेंगे अमोनिया NH3 में एक H को हटा के अगर हम उसको एल्किल या फिर एरिल, ठीक है, समूह से प्रतिस्थापित करते हैं। एल्किल मतलब कार्बन की सीडी चेन, एरिल का मतलब रिंग वाला कंपाउंड जिसमें बेंजीन आएगी। एल्किल या एरिल समूह से प्रतिस्थापित करते हैं तो हमें एमिन मिलते हैं। क्लियर? तो हमें क्या मिलेगा, हमें वहां पर एमिन मिलेगा। अब बच्चों देखो होगा क्या, आपने बोला कि मैम आपने बोला कि NH3 है, ठीक है, इस NH3 में से मैंने क्या करना है, मैंने एक H को हटा देना है। अगर मैं एक H को हटा के यहाँ पर एक H को हटाया और मैंने यहाँ पर R लगाया तो यहाँ बच गए आपके 2 H और ये बन गया आपका RNH2। ठीक है, एक H को हटाया, क्लियर, तो ये बना आपका 1 डिग्री का अमीन। 1 डिग्री अमीन को हम कहते हैं प्राइमरी अमीन और हिंदी में हम उसको बोलते हैं प्राथमिक अमीन। क्या बोलेंगे, प्राथमिक अमीन। ठीक है, अब समझना बचा कौन, RNH2, ये बचा N, यहां बचा आपका R, यहां पर H और यहां पर बचा H। अब मैं क्या बोल रही हूं, दूसरी परिस्थिति में
ये हो गई पहली स्थिति, ये हो गई आपकी दूसरी स्थिति। दूसरी स्थिति में मैंने बोला कि अब एक और H को हटा दो और इस H को हटा के इसकी जगह पे एक और एल्किल समूह लगा दो। ठीक है, इस H को यहां से उड़ा दो, क्लियर। और उड़ाने के बाद या तो यहाँ पर R लगाओ या R' लगाओ, जो चाहे लगाओ, सेम ग्रुप भी हो सकता है, अलग ग्रुप भी हो सकता है। तो आपको क्या मिलेगा, देखो N अपनी जगह है, R अपनी जगह है, H अपनी जगह पे है। मैंने इस H को उड़ाया तो ये बन गया आपका R', तो ये बना RNHR'। ठीक है, तो RNHR' का मतलब है 2 डिग्री अमीन। 2 डिग्री अमीन को हम कहते हैं सेकेंडरी अमीन। और सेकेंडरी अमीन होने का क्या मतलब है, सेकेंडरी अमीन का मतलब होता है द्वितीयक अमीन। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, द्वितीयक अमीन। क्लियर इतना? पहले मैंने एक हाइड्रोजन हटाया, फिर जो एक बचा हुआ था मैंने एक और को हटाया। अब कितने हाइड्रोजन रह गए इसमें, एक ही रह गया। अब हम इसको भी हटाने जा रहे हैं, तो देखो होगा क्या। ठीक है, बचा क्या आपके पास, तीसरी अभिक्रिया। देखो यहां बचा है N, यहां बचा है R, यहां बचा है H, यहां बचा है R'। क्लियर? अब मैं क्या बोलने जा रही हूं कि ये जो एक H हटा है ना, इसको भी उड़ा दो, इसको भी उड़ा दो। तो इसको उड़ाने के बाद आप देखोगे कि आपके पास में R', R', R' सिर्फ N बच जाएगा। एक ही N के साथ 3 एल्किल समूह लगे हैं। ठीक है, इसको H को प्रतिस्थापित कर दो R' से, नहीं R' से करेंगे, तो R' और सिंगल R, R' और एक हो गया आपका सिंगल R, R' सिंगल R और N, एक ही N बचा। ठीक है, एक N के साथ 3 एल्किल समूह जुड़े हैं, तो मैं इसको बोलूंगी 3 डिग्री अमीन। क्या बोलूंगी, 3 डिग्री अमीन। और 3 डिग्री अमीन को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं टर्शरी अमीन। टर्शरी अमीन का मतलब होता है तृतीयक अमीन। क्लियर है इतना? तो ये हो गया आपका 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन और 3 डिग्री अमीन। 1 डिग्री अमीन में एक H को हटाओगे, 2 डिग्री अमीन में जो 2 H बचे हैं उसमें से एक को हटा दोगे, और 3 डिग्री में जो एक आखिरी का बचा है उसको हटा दोगे। तो आप जैसे जैसे एक एक हाइड्रोजन को हटाते जाते हो, आपको उसको किससे प्रतिस्थापित करना है, एल्किल समूह से प्रतिस्थापित करना है, उसकी जगह पे R लगाना है। अब ये R आपका एल्किल होगा, अगर AR लिखोगे तो वो आपका एरोमेटिक होगा। आप बच्चों ऐसे भी लिख सकते हो C6H5NH2। ठीक है, ये आपका बेंजीन के ऊपर अमीन ग्रुप है, तो इसको आप बोलोगे बेंजामिन। क्लियर है इतना? तो ये था कि कैसे अमीन की संरचना होती है, कैसे आप प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमीन को बनाते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो है आपका वर्गीकरण। तो वर्गीकरण अमीन का 3 पार्ट्स में ही है, वो मैंने तीनों पार्ट्स आपको बता दिए। 3 रूपों में इसका वर्गीकरण है। पहले हो गए आपके प्राइमरी, दूसरे हो गए आपके सेकेंडरी और तीसरे हो गए आपके टर्शरी। क्लियर इतना? तो प्राइमरी अमीन का मतलब हुआ 1 डिग्री, सेकेंडरी का मतलब 2 डिग्री, टर्शरी का मतलब 3 डिग्री। इसको हम बोलेंगे प्राथमिक, इसको हम बोलेंगे द्वितीयक और इसको हम बोलेंगे तृतीयक। तो 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन और ये हो गया आपका 3 डिग्री वाला अमीन। इतना क्लियर है? चलिए, प्राइमरी अमीन का फॉर्मूला क्या था? प्राइमरी अमीन था आपका RNH2। ठीक है, ये था आपका RNHR' और ये था R'N R'। इसका मतलब इसमें 2 H2 है, इसमें एक H है और इसमें आपका एक भी H नहीं है। तो अगर कोई N 3 एल्किल समूहों के साथ जुड़ा हुआ है तो उसको आप बोलोगे कि वो आपका टर्शरी अमीन है। क्लियर इतना?
अब बच्चों वर्गीकरण में हम एक और चीज समझते हैं कि आपका जो ये अमोनिया होता है जिससे आपका एमीन बना है, ये हमेशा आपका पिरामिड शेप का होता है। पिरामिड शेप का किस तरीके से कि N एक N है और उसके साथ में आप देखोगे अमोनिया में 3 हाइड्रोजन पिरामिड की शेप में जुड़े हुए होते हैं। तो देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो ये हुआ बच्चों वर्गीकरण, और हम अब बात कर रहे हैं कि आपने देखा कि जैसे अमोनिया हमारा 3 हाइड्रोजन के साथ बन के त्रिसंयोजक हमें एक आकृति देता है, वैसे ही अमीन भी आपके त्रिसंयोजक वाले होते हैं। तो देखिए अगर मैं NH3 की बात करूं तो NH3 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। इसमें नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ त्रिसंयोजी आकृति देता है। त्रिसंयोजकी मतलब ये हुआ कि 3 हाइड्रोजन के साथ उसने संयोजन कर रखा है, तो इसकी वजह से अमोनिया जैसी आकृति देता है। एमीन भी आपकी सेम वैसी ही आकृति देते हैं, और यहाँ पर हम बोलते हैं कि इनका जो शेप है वो शेप कैसा होता है, इनका शेप होता है पिरामिडल। शेप कैसा होता है, शेप होता है इनका पिरामिडल। अब हम ये जानते हैं कि नाइट्रोजन के ऊपर एक ऐसा इलेक्ट्रॉन का योगज है जो कि आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाता है, जिसको हम कहते हैं कि वो कहीं किसी अभिक्रिया में कहीं किसी में पार्टिसिपेट नहीं करता, जिसको हम कहते हैं कि वो असहभागीकरण लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का है, या फिर हम उसको बोलते हैं कि वो असहभागीकरण योजक इलेक्ट्रॉन का पेयर है। ठीक है, तो आप देखोगे कि जब हम इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वो पिरामिडल स्ट्रक्चर कैसे बनती है। ये आपका हो गया नाइट्रोजन के ऊपर एक CH3 ग्रुप लगा हुआ। ठीक है, हम ये देखते हैं कि पिरामिडल स्ट्रक्चर में एक CH3 इधर लगा होगा, एक CH3 इधर लगा होगा, और एक CH3 इसका इधर लगा होगा। तो यहां मैं मानू नाइट्रोजन, ये हो गया आपका एक मेथिल ग्रुप, ये दूसरा। ठीक है, तो यहां पर नाइट्रोजन के साथ 3 मेथिल ग्रुप जो हैं आपके लगे हुए हैं। तो अगर नाइट्रोजन के साथ 3 मेथिल ग्रुप लगे हुए हैं तो मैं इसको बोल सकती हूं ट्राइमेथिल एमीन। क्या बोल सकती हूं इसको मैं? ट्राइमेथिल, क्योंकि 3 मेथिल ग्रुप लगे हैं तो हम इसको बोलेंगे ट्राइमेथिल एमीन। क्लियर है इतना? अब हम क्या बोल रहे हैं कि नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब इलेक्ट्रॉन का एक ऐसा योगज जो असहभागीकरण है, रिएक्शन में कहीं पे भी ये पार्टिसिपेट नहीं करता, अपने ऊपर हमेशा लोन पेयर लेके चलता है। तो नाइट्रोजन के ऊपर क्या होता है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से आप ये देखोगे कि ये जो बच्चों कोण है ये आपका 108 डिग्री का होता है। मतलब ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से कभी भी आपका ये कोण 109.5 से आगे नहीं बढ़ पाता। 109.5 से आगे नहीं बढ़ पाता। तो आपको ध्यान रखना है कि एमीन में आपका जो नाइट्रोजन और मेथिल ग्रुप है उनके बीच में जो एंगल है वो लगभग 108 से 109.5 के बीच में रहता है। और इसकी जो आकृति होती है वो कैसी होती है? ये आकृति आपकी हमेशा पिरामिडल होती है। कैसा स्ट्रक्चर देता है? ये पिरामिडल स्ट्रक्चर देता है। ठीक है, पिरामिडल आकृति मतलब ये आपकी आकृति हो गई। क्लियर है इतना? तो पिरामिड शेप होता है एमीन का या फिर अमोनिया का। त्रिसंयोजकी होते हैं, मतलब 3 संयोजन ये हमेशा बना के रखते हैं। क्लियर इतना? अब वर्गीकरण में मैंने आपको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी 3 अमीन बताए, तो यहाँ पर हम इनके स्ट्रक्चर भी बना लेते हैं। ये हुआ बच्चों आपका RN के साथ 2 H लगे हुए, ये हो गया RN के साथ एक H लगा हुआ, एक R' लगा हुआ, और यहां हुआ ये आपका N के साथ R डबल डैश और R ट्रिपल डैश। और ये तीनों आपको मिले किससे? ये तीनों आपको मिले NH3 से, अमोनिया से। आपने जब एक H को एरिल या एल्किल ग्रुप से प्रतिस्थापित किया तो आपको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमीन यहाँ पर प्राप्त हुए। क्लियर? तो ये था आपका एमीन का वर्गीकरण।
आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, इसे हम कहते हैं नाम पद्धति। क्लियर। अब नाम पद्धति होती क्या है? नाम पद्धति मतलब उसका नॉमेनक्लेचर। नाम पद्धति मतलब नॉमेनक्लेचर। अब अगर मैं नॉमेनक्लेचर की बात करूं तो नाम पद्धति हमेशा हमारी दो रूपों में काम करती है। एक होता है हमारा सामान्य नाम और दूसरा होता है हमारा IUPAC नाम। ये हम बहुत बार हर चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। तो बच्चों, सामान्य नाम का क्या मतलब हुआ? सामान्य नाम का मतलब हुआ कॉमन नेम, जो आपको ध्यान ही रखना पड़ता है। और IUPAC नेम का मतलब हुआ IUPAC नेमिंग, जो कैसे चलती है, जो IUPAC के रूल्स के मुताबिक चलती है। तो ये दो नाम हमको यहाँ पर सीखने हैं। मैं हमेशा आपको कहती हूँ कॉमन नाम को हमको ध्यान रखना है और IUPAC नाम हम रूल लगा के हमेशा यहाँ पर बनाएंगे। अब हमें नाम पद्धति किसकी करनी है? नाम पद्धति की चर्चा हमें एमीन्स के बारे में करनी है। तो एमीन्स की अगर आप नाम पद्धति की बात करो तो एमीन का आप कैसे नाम दोगे? आप कोई भी चीज कार्बन की चेन के साथ जुड़ी हुई होगी तो हमेशा उसका नाम होगा एल्किल एमीन। बहुत सिंपल सा रूल है। रूल क्या है कि जब हमें किसी एमीन की नाम पद्धति करनी है तो हम उसका नाम देंगे एल्किल एमीन। बहुत सिंपल है, एल्किल एमीन। ठीक है। अब ये नाम कैसे चलेगा देखना। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा CH3NH2, कितने कार्बन है यहाँ पर? आप देख सकते हो यहाँ पर एक कार्बन है। ठीक है। अब बच्चों, एक कार्बन का मतलब मीथेन नाम होता है, तो इसका नाम हुआ मेथिल एमीन। इसको हम क्या बोलेंगे? मेथिल एमीन। तो अमीन के नाम में हमें ज्यादा मगजमारी नहीं करनी है। बहुत सिंपल सा रूल है, हम हर बार नाम के पीछे एमीन लगाते हुए चलेंगे। क्लियर है? तो ये हुआ मेथिल एमीन, इसका कॉमन नाम। और अगर आपको इसका IUPAC नाम देना है तो IUPAC में हम इसको बोलेंगे मिथेनेमाइन। क्लियर। अब मैं बात करती हूँ दूसरा रूल जो आप एरोमेटिक पे लगाओगे। एरोमेटिक का मतलब हो गया कि जैसे आपका कोई भी रिंग है और उसके ऊपर आपके पास में NH2 लगा है। क्लियर। इसको मैं बोलूंगी C6H5NH2। क्लियर। अब इसके भी दो नाम होंगे, एक इसका सामान्य नाम होगा, एक IUPAC नाम होगा। तो बच्चों, इसका सामान्य नाम तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा और ये चीज हम बहुत बार काम में लेंगे। इसका सामान्य नाम होता है एनिलिन। क्या होता है? इसका सामान्य नाम हुआ एनिलिन। अब अगर मैं इसके IUPAC नाम की बात करूं तो IUPAC नाम भी इसका बहुत ही सिंपल है। आप देख सकते हो कि बेंजीन की रिंग के ऊपर आपका एमिन ग्रुप लगा हुआ है, तो इसका नाम है बेंजेनेमाइन। बेंजेनेमाइन। ठीक है। हिंदी में हम इसको लिखेंगे तो बेंजेनेमाइन। तो ये हो गया इसका IUPAC नाम, वो हो गया इसका सामान्य नाम। तो एमीन में हमें ज्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है। जब भी हम IUPAC करेंगे हम उसके पीछे एमीन एमीन लगाते हुए चलेंगे और बाकी के रूल्स जैसे IUPAC आपकी होती है उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे कि हम लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करेंगे। हम हमेशा जो हमारा फंक्शनल ग्रुप होगा, जिसको हम क्रियात्मक समूह कहते हैं, उसको हम हमेशा पहले प्रायोरिटी देंगे। क्लियर इतना? चलिए, अब सामान्य नाम और IUPAC नाम में आप अपनी NCERT बुक को ओपन कर सकते हैं। वहां पर एक टेबल गिवन है, हम उनकी नाम पद्धति सीखेंगे ताकि हमें IUPAC कैसे हमें करनी है एमीन्स के केस में वो हम सीख पाए। तो बच्चों, अब हम करते हैं कुछ एल्किल और एरिलों की संरचनाओं की बात, और संरचनाओं में हम इनका देखेंगे सामान्य नाम और IUPAC नाम। तो देखो, आपका पहला कंपाउंड क्या है? CH3CH2NH2। ठीक है। लॉन्गेस्ट चेन हम कार्बन की सेलेक्ट करेंगे तो दो ही कार्बन सेलेक्ट होंगे, 1 और 2। तो अगर मुझे इसको IUPAC में नाम देना है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? इसको लिखना पड़ेगा इथेनेमाइन। ठीक है। और अगर हम इसका सामान्य नेम देंगे तो इसको हम लिखेंगे एथिलअमीन। तो इसका सामान्य नाम हुआ एथिलअमीन, और अगर हम इसको IUPAC में नाम देंगे तो इथेनेमाइन। क्लियर?
सेकेंड कंपाउंड देखो, कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन 3 कार्बन ही सेलेक्ट होंगे, मेथ हेथ प्रोप, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, प्रोपेन 1 पे अमीन, और इसको क्या लिखना पड़ेगा, इसको लिखना पड़ेगा प्रोपिल अमीन। क्लियर, इसको लिखना पड़ेगा प्रोपेन 1 अमीन और इधर इसको लिखना पड़ेगा प्रोपिल अमीन, और हम चाहें तो क्योंकि ये सिंगल आपकी लॉन्ग चेन है तो एन प्रोपिल अमीन भी इसको लिख सकते हैं। थर्ड कंपाउंड को देखिए, 1 2 3, ठीक है। क्योंकि 3 कार्बन है, बीच में NH2 लगा है, तो कॉमन नेम जब मैं इसको दूंगी तो इस कंपाउंड का नाम होगा आइसोप्रोपिल, क्योंकि 3 कार्बन है ना, मेथेट प्रोप, तो आइसोप्रोपिल एमिन कहेंगे। और क्योंकि 2 नंबर पे एमिन है तो इसका नाम होगा प्रोपेन 2 एमिन। क्या बोलेंगे, प्रोपेन 2 एमिन, और सामान्य नाम होगा क्योंकि आइसो ग्रुप है तो आइसोप्रोपिल एमिन, ठीक है। फोर्थ कंपाउंड को देखिए, जब नंबरिंग में दूंगी तो 1, एन को नंबरिंग नहीं दे सकते ना, तो हमें नंबरिंग यहाँ पे पीछे से स्टार्ट करनी होगी ताकि इसको ज्यादा से ज्यादा हम लॉन्गेस्ट चेन कार्बन की सेलेक्ट कर सके। तो देखिए होगा क्या, फोर्थ वाले कंपाउंड में देखिए, दिस इज योर फर्स्ट कार्बन, दिस इज योर सेकंड कार्बन, ठीक है। तो देखो एन पे आपका मेथिल ग्रुप लगा है, क्लियर। तो अगर मैं इसको कॉमन नेम दूं और मैं इसको IUPAC नेम दूं तो एन पे आपका मेथिल ग्रुप है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एन मेथिल इथेनेमाइन, एन मेथिल इथेनेमाइन, ओके। और क्योंकि ये ग्रुप मेथिल है और ये ग्रुप आपका पूरा एथिल है, तो कॉमन नेम में हम इसको क्या लिख सकते हैं, एथिल मेथिल अमीन। क्लियर बच्चों, कॉमन नेम होगा इसका एथिल मेथिल अमीन, और अगर मैं इसको IUPAC दूंगी तो मैं इसको लिखूंगी एन मेथिल, और ये क्योंकि इथेन है तो हमको लिखना पड़ेगा इथेनेमाइन। क्लियर, आगे बढ़ते हैं विद द फिफ्थ कंपाउंड। तो बच्चों अब हमारा जो नेक्स्ट कंपाउंड है वो हमारा 4th नंबर का कंपाउंड है, तो अब हम सामान्य नाम और IUPAC नाम लिखेंगे 4th, 5th और 6th कंपाउंड का। तो देखिए 4th नंबर पे बच्चों जो आपको कंपाउंड दिया हुआ है उसमें आपके पास में CH3 को मैं एक ही कार्बन यहाँ पे सेलेक्ट कर सकती हूँ क्योंकि 3 कार्बन की चेन सेलेक्ट करना यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। तो अगर मैं इसका सामान्य नाम लिखूं तो आप देख सकते हो एन के आसपास 3 अमीन, आपके पास में 3 मैथिल ग्रुप है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे ट्राई मैथिल एमिन। क्या लिखेंगे, ट्राई मैथिल एमिन। और अगर मुझे इसको IUPAC में नाम देना है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, NN डाइमेथिल, ठीक है। और एक ही कार्बन क्योंकि यहाँ पर मेरे पास है तो मुझे इसको लिखना पड़ेगा मिथेनेमाइन, तो इसका नाम क्या होगा, NN डाइमेथिल मिथेनेमाइन। क्या कहेंगे, NN डाइमेथिल मिथेनेमाइन। क्लियर, चलिए सेकेंड वाला जो 5th जो कंपाउंड है आपका, उसमें लॉन्गेस्ट चेन हम 4 कार्बन एटम्स की सेलेक्ट कर सकते हैं, और इस एंड पे देख सकते हो आप आपके 2 एथिल ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है। तो इसको मुझे क्या लिखना पड़ेगा, मुझे इसको लिखना पड़ेगा NN डाइएथिल, ठीक है, NN डाइएथिल मेथ एथ प्रोप ब्यूट, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे ब्यूटिल अमीन, ब्यूटिल अमीन। क्लियर, और अगर मुझे इसका IUPAC नेम देना है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, इसको लिखना पड़ेगा NN डाइएथिल ब्यूटेन 1 अमीन। क्या लिखना पड़ेगा, ब्यूटेन 1 अमीन, क्योंकि 1 पे आपका अमीन ग्रुप है। क्लियर, तो अब हमारा नेक्स्ट कंपाउंड है जिसमें 6th वाले कंपाउंड में आप देख सकते हो NH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो इसका जो कॉमन नेम है बच्चों वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसका कॉमन नेम है एलिल अमीन। क्या बोलेंगे, इसका कॉमन नेम एलिल अमीन। क्लियर, अगला है इसमें इसका IUPAC नेम लिखना। तो IUPAC नेमिंग में आप देक सकते हो 3 कार्बन है तो मेथ हेथ प्रोप, और 2 पे आपका ईन है और 1 पे आपका अमीन ग्रुप है। तो इसका IUPAC नाम में क्या लिखूं, प्रोप 2 ईन 1 अमीन। प्रोप 2 पे आ गया ईन, 1 पे आ गया आपका अमीन। क्लियर, नेक्स्ट कंपाउंड NH2 CH2 होल 6 NH2। देखो 6 कार्बन है, 2 हेक्स ग्रुप है, 2 अमीन है, तो इसका जो कॉमन नेम है ना, ये कॉमन नेम आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पॉलीमर चैप्टर में भी हम नायलॉन की मैन्युफैक्चरिंग जब करेंगे तब इसको वापस से रिकॉल करेंगे, तो अभी इसका नाम ध्यान रखो
कि इसको कॉमन नेम में कहा जाता है हेक्सामेथिलीन डायअमीन। क्या कहते हैं? हेक्सामेथिलीन डायअमीन। इसका नाम हुआ हेक्सामेथिलीन डायअमीन। और अगर मैं इसकी IUPAC लिखूं तो देखो, जब हम इसकी चेन को ओपन करेंगे तो एक एंड पे NH2 है, दूसरे एंड पे भी NH2 है, तो इसका नाम होगा हेक्सेन 1,6 डायअमीन। क्या होगा? हेक्सेन 1,6 डायअमीन, और कॉमन नेम में होगा हेक्सामेथिलीन डायअमीन। क्लियर बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं विद द 8th कंपाउंड वी हैव। क्या है 8th कंपाउंड हमारे पास? ये हमारे पास में रिंग वाले कंपाउंड्स हमें गिवन है, तो ये आपका 8th कंपाउंड है। दिस इज योर 9th कंपाउंड। ठीक है, सिंपल सी चीज है कि रिंग के ऊपर NH2 लगा हुआ है, तो रिंग के ऊपर NH2 लगा हो तो आप उसको हमेशा एनिलिन बोलोगे, चाहे आपका कॉमन नेम हो चाहे आपका IUPAC नेम हो। लेकिन IUPAC में हम इसको बेंजामिन भी बोल सकते हैं, तो इसका हम नेम क्या लिख सकते हैं? बेंजामिन, एनिलिन और बेंजामिन। लेकिन कॉमन नेम में हम इसको हमेशा एनिलिन ही प्रोनाउंस करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट कंपाउंड है, देखो आपका NH2 को मैं फर्स्ट नंबरिंग देती हूँ रिंग पे, और CH3 को मेरे को सेकंड नंबर देना पड़ेगा। तो अगर मैं इसका IUPAC नेम लिखूं तो 2 पे आपका मैथिल ग्रुप है, और अभी बताया कि रिंग के ऊपर NH2 को हम एनिलिन कहते हैं, तो ये क्या होगा? 2 मैथिल एनिलिन। क्या नाम होगा? 2 मैथिल एनिलिन। और अगर बच्चों हम इसका कॉमन नेम की बात करें तो आप देखोगे कि जब रिंग के ऊपर CH3 ग्रुप होता है ना, तो हम उसको टोल्यूइन कहते हैं, तो इसका नाम क्या होगा? क्योंकि पोर्ट पोजीशन ऑर्थो है तो इसका नाम होगा ऑर्थोटोल्यूडिन। हिंदी में कैसे लिखेंगे? ऑर्थोटोल्यूइडिन। ठीक है, तो इसका नाम हुआ 8th कंपाउंड का ऑर्थोटोल्यूइडिन। क्लियर? तो बच्चों अब जो हमारे नेक्स्ट कंपाउंड्स हैं वो नेक्स्ट कंपाउंड्स हैं कंपाउंड नंबर 10 एंड 11। तो देखते हैं कि 10 और 11 पे हमें क्या कंपाउंड्स गिवन है। तो 10 और 11 पे भी हमें 2 संरचनाएं गिवन है एरिल समूह की, और हमें उसका सामान्य नाम और IUPAC नाम लिखना है। तो देखिए, जो 10th नंबर पे आपको कंपाउंड गिवन है उसमें अगर मैं यहाँ पर नंबरिंग दूं तो मुझे एनिलिन को फर्स्ट नंबर, NH2 को फर्स्ट नंबर देना पड़ेगा, और 4th नंबर मेरे को ब्रोमो को देना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू इट्स प्रायोरिटी। तो देखो यहाँ पर अगर हम इसके नाम को लिखते हैं IUPAC नाम को, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? हम इसको लिखेंगे 4 ब्रोमो। आप इसको 4 ब्रोमो एनिलिन भी कह सकते हो, आप इसको 4 ब्रोमो बेंजामीन भी कह सकते हो, क्योंकि 4 पे ब्रोमो है। ठीक है, और अगर मैं इसका सामान्य नाम की बात करूंगी तो मुझे इसको क्या लिखना पड़ेगा? मेटा ब्रोमो एनिलिन या मेटा ब्रोमो बेंजामीन। तो इसका नाम होगा, मेटा पोजीशन पे ब्रोमो है और ये आपका एनिलिन है। एनिलिन बोले या बेंजामीन बोले, दोनों एक ही बात है। क्लियर है? तो ये था आपका कंपाउंड 10th नंबर का। आगे बढ़ते हैं विद द लास्ट कंपाउंड वी हैव, जो हमारा 11th नंबर का कंपाउंड है। हमारी बेंजीन की रिंग के ऊपर NCH3 होल ट्वाइस है। ठीक है, तो अगर बेंजीन की रिंग के ऊपर NCH3 होल ट्वाइस है तो इसका ये मतलब है कि इस N के साथ में CH3 हमारा लगा हुआ है। ठीक है, ये किस तरीके से होगा? ये हो गई आपकी बेंजीन की रिंग, ये आपका N, एक CH3 आपका यहाँ लगा है, एक CH3 आपका यहाँ लगा है। ठीक है, तो इसको अगर मैं IUPAC में नाम लिखूंगी तो 2 मैथिल ग्रुप मेरे पास है, तो मुझे लिखना पड़ेगा NN डायमेथिल बेंजामीन। क्या लिखना पड़ेगा? NN डायमेथिल बेंजेनामीन। और अगर मैं इसके सामान्य नाम की बात करती हूँ तो वो क्या होगा? अब इसको सामान्य नाम में हमें बेंजेनामीन न लिख के NN डायमेथिल क्या लिखना पड़ेगा? एनिलिन। क्लियर? तो हम जब कॉमन नेम लिख रहे हैं तो हम उसमें एनिलिन लिख रहे हैं, और अगर हम IUPAC लिख रहे हैं तो हम उसमें बेंजेनामीन लिख रहे हैं। ओके, तो हम अगर इसको हिंदी में लिखेंगे तो हमें इसको लिखना पड़ेगा 4 ब्रोमो बेंजेनामीन। ये हो गया आपका 4 ब्रोमो बेंजीनेमीन। ठीक है, और इसको लिखेंगे तो NN डायमेथिल बेंजीनेमीन। ओके, तो ये थे आपके लास्ट 10th और 11th कंपाउंड्स जो हमने इस चैप्टर में पढ़े। तो ये जो पूरी टेबल है
विद स्ट्रक्चर, विद कॉमन नेम एंड विद IUPAC नेम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। तो ये टेबल आपके NCERT बुक में भी मेंशन है, सो गो थ्रू इट। कुछ नाम पद्धति आपके सामान्य नाम प्लस IUPAC नाम एल्किल और एरिल कंपाउंड्स की। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो बेसिकली इंट्रोडक्शन पे था, और आपने देखा कि जब भी आप किसी अमोनिया में से एक H को हटा के उसको या तो एल्किल या एरिल समूह से प्रतिस्थापित करते हो तो आपका एमीन का निर्माण होता है। तो हमने देखा एमिनो की संरचना, उनका वर्गीकरण और नाम पद्धति। नाम पद्धति करना बहुत आसान है, सिर्फ आपको एंड में एमिन ही लगाना है। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं कंप्लीट होता है। इस लेक्चर से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट्स, स्टडी मटेरियल या आपको कोई भी कंटेंट की रिक्वायरमेंट है विथ DPP, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारा मोशन लर्निंग ऐप। तो बच्चों, नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे और हम एक नए टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे एमीन चैप्टर में, जो हमारा होगा कि हम एमिनो का निर्माण कैसे करें। तो हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।